नमस्कार दोस्तों, ये एन सी ई आर टी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है, इसलिए हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे फैक्ट आएंगे उनको अपन ढंग से देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है ना, कहीं से कैसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसका नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल में वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिरकार वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत साल पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या वाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के संगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों। एक मिनट। यज्ञ के अवसर पर युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को कोई भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। पुरोहित विष अथवा वैश्य जैसे समय लोग उपहार लाते थे। विष या वैश्य जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उपहार कौन लाते थे? विष या वैश्य, लेकिन उनको पुरोहित क्या मानते थे? शूद्र। शूद्र क्षुद्र शूद्र है ना। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किनको? वैश्यों को। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन यार वो बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ देखे ना, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अब उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित मानते थे इन वैश्यों को शूद्र, लेकिन अलग अलग है ये। वैश्य अलग है, शूद्र अलग है। भाई 4 सामाजिक वर्ण थे ना। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था।
वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। किनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था? शूद्रों, लास्ट का। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतर्जी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ और दालें ये तो पुरानी है, लेकिन गन्ना नहीं है इसमें। तिल भी पुरानी है तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं था? गन्ना, सरसों भी हो सकता है। गन्ना और सरसों। मटर था, सरसों नहीं था, है ना? गन्ना और सरसों है, इनमें नहीं, अलग। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितिक आकृतियों के रूप में है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। और अगर थोड़ा बहुत ढंग से देखिए जाए ना, तो अपने जब पुराने यहाँ पर कच्चे घर होते थे ना, और अब भी है गाँवों में कच्चे घर, लेकिन कम है अब। जो जैसे कि गोबर व मिट्टी से बनाए जाते थे, तो उनको लीपने का काम करते हैं। जब लीपने के काम करने के बाद में वो सूख जाता है, तो उस पर क्या है कि मानड़े का, यहाँ पर चित्रकारी का काम किए जाते हैं। जैसे कि ऐसे चित्रकारी का काम किया जाता था। यहाँ पर फूल वगैरह मारते हैं, कुछ इस तरह के हैं। मुझ पे तो मंड नहीं रहा है सही, है ना? तो उसे बोलते हैं ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। ये है भाई एक पतली सी कटोरी है। किसकी है? जब ये लोहे की है, मिट्टी की है। चित्रित दूसरे पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर मिट्टी की है। थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मिट्टी की है। आगे चलते हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की।
इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। काबुल नदी है भाई, ये काबुल नदी है ना, ये पाकिस्तान है। गांधार, झेलम नदी, तक्षशिला, तक्षशिला पाकिस्तान में, तक्षशिला। सिंधु नदी, चेनाब, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी है ना, कोरू, यमुना नदी, हस्तिनापुर, पांचाल, गंगा नदी, कौशल है ना, कौशल, कौशल, वैशाली, बज्जी, मगध, अंग, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कौशाम्बी। फिर राजगृह, 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 सोन नदी, महानदी, अवंती, उज्जैन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी। दक्षिण में नहीं है भाई। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। जब देखें तक्षशिला, गांधार, कुरु, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, बज्जी, मगध, अंग, राजगृह, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, अवंती, उज्जैन। अगर देखी जाए ना तो ये एरिया में ज़्यादातर, इस एरिया में ज़्यादा है ना, नाम गजब है ना, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, वैशाली, अवंती, उज्जैन। आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि, ठीक है ना, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आमंत्रण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक भोजन की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। बात तो सही है भाई। विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। मतलब 2500 साल पहले हुआ था।
तगड़ी दीवार है यार। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, पृष्ठ 77 पर चित्र देखो, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में लिखित राजाओं से किस प्रकार से भिन्न थे? दो अंतर बताओ। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, कारीगरों पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? कर फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों पर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इसलिए इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण मगध। प्रश्न 45 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गंगा और सोन नदी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। लोहे अयस्क की, तो उस समय भाई कैसे खनन करते होंगे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए। इन जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। मगध में बिम्बिसार तथा अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। राजगृह बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। 1 मिनट दोबारा से ले लें। बिम्बिसार के बाद में अजातशत्रु, एक और था महापद्मनंद।
उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना को राजधानी बना गया। ये क्वेश्चन आ चुका है वार 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 वार। बताइए मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? राजगृह। फिर बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजगृह है फिर पाटलिपुत्र है। आज का पटना। अच्छा, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर कहाँ का राजा था भाई? मैसिडोनिया का। 2300 साल से पहले की बात है। विश्व विजय करना चाहता, पूरी तरह सफल नहीं होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का। ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ब्यास नदी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? बज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक में ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। वैसे बज्जी, वैसे वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, दोबारा से हैं। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। मगध की राजधानी तो थी, फर्स्ट में तो राजगृह, सेकंड में पाटलिपुत्र, ठीक है, और बज्जी की थी वैशाली। वैसे बज्जी, वैसे वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। बज्जी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। गण या संघ कहते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आमंत्रण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मिलकर चर्चाएं करते थे। कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ये क्वेश्चन आया था भाई, कहना है दीर्घ निकाय में किसका उल्लेख है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। व्याख्यान। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। कौन? अजातशत्रु। किस पर आक्रमण करना चाहते थे? बज्जी संघ पर सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बच्ची महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव
करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बजी संघ अन्य महाजन पदों से कैसे बनता? कम से कम 3 अंतर बताओ। संघ व्यवस्था थी या भाई? संघ व्यवस्था थी। कई शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बच्ची। राजधानी थी वैशाली। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इन संघों को जीतना था, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्ययनों में पढ़ोगे। 1500 साल पहले तक, ठीक है ना? 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्ययनों में पढ़ोगे। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? सही या गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। सारथी नहीं, पुरोहित। पुरोहित। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। सही है। चित्र दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। ठीक। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। सही है। कोई दिक्कत? ये तो पुरोहित है ना? पुरातत्वविदों को जनपदों में बस्तियों में, ये देखना पड़ेगा भाई, आइडिया से नहीं दे सकते अपन। जनपदों की बस्तियों में चित्र दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। महाजनपद में बहुत से नगर किलाबंद थे। एक मिनट। जनपदों की बस्तियों में, जनपदों की बस्तियों में। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ का पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरिक्ष, इन मपुरों में खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़े में रहते थे। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें। महल की बात कर रहा है यार ये, कि पुरातत्वविदों को खुदाई में महल मिले थे। इनमें प्रमुख है इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। चित्र दूसरपात के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर ईंट, लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। कोई दिक्कत नहीं है।
छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। महल जनपदों की बस्तियों में, यहाँ पर गढ़ मिले हैं, यहाँ पर दीवार मिले हैं। चल इसको छोड़ दे। पेंडिंग में चित्र दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। सही है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। सही है। नीचे दिए गए कानून निम्नलिखित शब्द पढ़ो। आर्किटेक्ट संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। महाजनपद का राजा। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? शूद्र 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 शूद्र। महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूह में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले। गणीय संघ, राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। 3000 2300 साल 1500 साल पहले। उपयोगी शब्द: राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण अथवा पौधरोपण, गण अथवा संघ। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ। कोई दिक्कत? ये हो गया वही पार्ट है। 3000 2300 1500। एक बार देख लेते हैं। अजातशत्रु और बच्ची संघ। बच्ची, बिम्बसार, मगध, कृषि में परिवर्तन, कर, दीवार तगड़ी है भाई। कौशाम्बी किले की दीवार है। इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। संभवतः 2500 साल पहले हुआ था इसका निर्माण। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।